किस तरीके से आपकी जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से राजनीति में आप आए? ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे। घर वालों ने भी उनको कह रखा था कि इस जगह सोते, हम दरवाज़ा लगा के सो जाते थे, तो पानी का गिलास फेंकते थे, हम उठाते थे सुबह जल्दी। बबलू भैया, पटवा परिवार से किस तरह के रिश्ते आपके रहे हैं? माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आवे फल होत। फिर उन्होंने समझाया बड़े प्यार से कि बेटा हम बीज बोते हैं खेत में, हाँ, पानी पिलाते हैं, फिर उगता है, खाद बीज देते हैं, वो बड़ा होता है। ऐसा कोई घटनाक्रम आपके सामने हो जब आपको पटवारी से फटकार लगी हो या कुछ जैसे कि बात पर जो आपको चिल्लाए हो? संस्थाओं को जमीन दी वो समझ में आती है, व्यक्तिगत प्लाट क्यों दी? तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारे घर की जमीन है, तुम चाहोगे जो कर लोगे। क्यों मंडल अध्यक्ष, तेरे समझ में नहीं आई? चुप हो गया और मेरी आंखों में तराई भराई। कभी ऐसा दिन आया कभी कि विधायक परिवार और आपके बीच में बोलचाल 4-5 दिन के लिए बंद हो गई है, कभी ऐसा कोई घटनाक्रम को लेकर? जिलाधिकारी तो पंप आएगा, 4 बार चेक करेगा, तुम कैसे रोक सकते हो? और गुस्से में खूब चिल्ला के बोलने लग गए। थोड़ी बाद मेरे को भी तेज आया। मैंने भाई साहब मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए आप। बोले क्या बात सुनो कि अधिकारी तुम्हारे चेक करने नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी गलत काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। विधानसभा चुनाव आते हैं और आपका नाम जो है प्रदेश तक पहुंचता है और टॉप 3 में तक आपका नाम शामिल रहता है, लेकिन जब डिक्लेयर होता है उस वक्त नाम गायब हो जाता है, क्या कहते हैं आप? पार्टी ने जो भूमिका तय करी, पार्टी को लगेगा जिस दिन नहीं महेंद्र भटनागर अच्छा उम्मीदवार है, उसको लड़ाना चाहिए, ये अच्छी भूमिका है, उस दिन पार्टी चुनाव लड़ा देगी। अभी आप क्या सोचते हैं, नीमच में कितने वोट है? विधायक वोट अलग है, पटवा वोट अलग है, जिलाध्यक्ष वोट अलग है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता राकेश जैन पप्पू, महेंद्र भटनागर, पवन पाटीदार, ये 3 नाम जो है अभी उभरते हुए तेजी से नाम है और विधायक परिवार का एक गुट अलग रह चुका है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? हो सकता है मैं अपने आप को अलग समझूं, पवन अपने आप को अलग समझे, पप्पू अपने आप को अलग समझे, दिलीप जी अपने आप को अलग समझे, लेकिन सब। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं भविष्य में खास करके नेताजी में आज हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बबलू भैया के नाम से उन्हें जाना जाता है। अगर उनके राजनीतिक सफर को लेकर बात करें, किस तरीके से उन्होंने राजनीति में आए और कहाँ से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, बबलू भैया आपका सबसे पहले तो स्वागत है वॉइस एमपी में। धन्यवाद, नमस्कार। किस तरीके से आपकी जीवन की शुरुआत हुई, किस तरीके से आपने शिक्षा ग्रहण की, किस तरीके से राजनीति में आप आए? देखिए, पारिवारिक पृष्ठभूमि में मेरे ताऊजी लंबे समय से राजनीति में काम करते थे। सबसे बड़े ताऊजी स्वर्गीय रणजीत सिंह जी भटनागर, स्वर्गीय दिलीप कुमार जी भटनागर, ये दोनों ही राजनीतिक क्षेत्र में काम करते थे और ये जॉर्ज फर्नांडिस, मधु लीमे के साथ समाजवादी पार्टी के रूप में काम करते थे। किसी समय में इस क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का बोलबाला रहा है। गंगाराम गुजर, मधु लीमे, ये लोग हमारे घर पे भी आए जब मैं छोटा बच्चा हुआ करता था, 4वीं-5वीं में पढ़ता था। उसके बाद का आगे चलते गए, जब हम लोग हाई सेकेंडरी में थे, बल्कि मिडिल स्कूल में थे, तब यहाँ एक विवेक सक्सेना जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रचारक के रूप में आए थे। उनके साथ जाना आना हुआ, उनके साथ शाखा में जाना, सुबह वो उठाने घर पे आ जाते थे और शाखा में ले जाते थे। किसी दिन नहीं आते थे तो ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे। घर वालों ने भी उनको कह रखा था कि इस जगह सोते, हम दरवाज़ा लगा के सो जाते थे, तो पानी का गिलास फेंकते थे, हम उठाते थे सुबह जल्दी और शाखा में लेके जाते थे। वहाँ से चलते चलते हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, कॉलेज में आए। डिग्री कॉलेज में आके, क्योंकि उसमें चुनाव का माहौल कॉलेज में हुआ करता था, हम देखा करते थे डिग्री कॉलेज में उसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुनाव नहीं लड़ती थी, क्रांतिकारी पैनल थी, निर्दलीय लोग चुनाव लड़ा करते थे। और जो निर्दलीय लड़ते थे एक तरह से वो विपक्षी हुआ करते थे, उसमें समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ वगैरह के सब लोग शामिल हुआ करते थे। एक तरह से वो विपक्षी होते थे। वो मोर्चा वहाँ चुनाव लड़ता था और उस मोर्चे के अंदर हम शामिल हुए। मैं भी अध्यक्ष चुनाव लड़ा कॉलेज में, लेकिन 3 वोटों से हार गया। मेरे सामने ब्रजेश मित्तल और विनोद शर्मा चुनाव लड़े थे और मैं 3 वोटों से चुनाव हार गया। विनोद शर्मा अध्यक्ष बने थे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हुए थे। उसके बाद मैं यूआर बना और यूआर बन के हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ वहाँ चुनाव लड़े यूनिवर्सिटी का,
और वहाँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रेसिडेंट बने और मैं वहाँ कार्यकारिणी में आया। वहाँ से धीरे धीरे चलते चलते जैसे हमारी कॉलेज की एजुकेशन पूरी हुई, मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस में किया। उसके बाद सीधे हम भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी में जो शुरुआत हुई उसमें मेरे साथ शुरुआत में हम 5 लोग थे। मेरे पहले चंद्रेश हेरन, सुनील शर्मा और महेश जी गोयल, ये तीनों राजनीतिक रूप से काम करते थे। महेश जी गोयल तो पारिवारिक पृष्ठभूमि में पूरी भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ से प्रेम सुख जी गोयल के सुपुत्र हैं, वो पूरा परिवार जनसंघ में काम करता आ रहा था। सुनील शर्मा जिसके पिताजी गट्टूलाल जी शर्मा, वो भारतीय जनसंघ के जुड़े हुए थे। चंद्रेश हेरन का परिवार जरूर कांग्रेस से था, लेकिन उसकी मानसिकता कांग्रेस की नहीं थी और शुरू से वो हम लोगों के साथ रह के एक तरह से जनसंघ में ही भारतीय जनता पार्टी में ही जुड़ गए थे। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़े तो शुरुआत हमारी वहाँ से हुई। और जैसे ही हमारे संगठन के चुनाव आए तो उस समय हमारा वार्ड नंबर 4 हुआ करता था। उस वार्ड नंबर 4 में मैं वार्ड समिति का सदस्य बना। और जब मंडल के चुनाव हुए तो स्वर्गीय गट्टूलाल जी शर्मा उस समय के यहाँ के मंडल के अध्यक्ष बने। उसके बाद हमारा जिला मंदसौर था और युवा मोर्चा के गठन में मुझे जिले की युवा मोर्चा की कार्यकारिणी में लिया गया। तो यहाँ से हमारे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। ओम प्रकाश जी पुरोहित जो जिला अध्यक्ष थे वो संगठन में बड़े कड़क हुआ करते थे। संगठन के काम में कोताही नहीं बरतते थे। वो जरा भी अगर ढील करी तो खूब डांट पड़ती थी और काम सही कर कर ही ले जाना पड़ता था। कहीं हम हवा में नहीं तैरते थे कि हम कहीं वहाँ झूठ बोल जाए कि हमने ऐसा कर दिया और वहाँ जाके बोल दिया तो झूठ पकड़ लिया करते थे, क्योंकि वो कुशल संगठक थे। और ये कहूँगा कि जो ABCD राजनीति क्या होती है वो अगर शुरुआत में किसी ने दिखाया तो स्वर्गीय ओम प्रकाश जी पुरोहित। यहाँ हम संपतलाल जी पटवा के संपर्क में आए। उस समय नीमच में जनसंघ के, भारतीय जनता पार्टी के, जनता पार्टी के, सब जगह पूरे नीमच शहर में उसका गठन भी नहीं था। ये बात जरूर है कि बीरलाल जी किलोरिया, यशवंत जी बंसल, छितर पंडित जी, ऐसे काफ़ी पुराने लोग, अरविंद जायसवाल आज भी है, लोधा जी है, बसंत भाई वर्मा स्वर्गीय हो गए, डोसी जी है, ये लोग उस समय युवा नेता हुआ करते थे। तो हम लोगों आंदोलन करते देखते थे, पीछे पीछे इनके साथ शामिल होते थे। हम जैसे हम वापस आए और हम वार्ड समिति में चुने गए, उसके बाद हमने एक तरह से सक्रिय भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया। संगठन के जैसे ही चुनाव है हम सक्रिय हुए और हमने सबसे पहले सदस्यता अभियान चुनाव को पकड़ा। और सदस्यता अभियान में हम लोगों की टीम ने देखा कि नीमच में कौन से वार्ड ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ना तो जीतती और ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वहाँ हमने एक दो लड़कों को पकड़ा, उनसे कहा तुम्हारे दोस्तों को बुलाओ, फिर उनके साथ बैठक करी, फिर उनसे कहा तुम्हारे और दोस्तों को बुलाओ। तो ऐसे हमने चेन बनाई, एक को पकड़ा उससे कहा तेरे 2 दोस्तों को बुला, 2 को पकड़ा उससे कहा तेरे 4 दोस्तों को बुला। ऐसे चेन बनाकर हमने कोशिश करी 5-5, 7-7 लोग वार्ड में पकड़े, भारतीय जनता पार्टी का उसमें मेंबर बनाया। और जितने वार्ड ऐसे छूटे हुए थे जहाँ हम लोग जीतते भी नहीं थे और जहाँ हमारे कार्यकर्ता भी नहीं थे, उन वार्डों में मेहनत करके हमने भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया। उसका परिणाम हुआ कि जब संगठन के चुनाव आए और वार्ड समिति, स्थानीय समितियों के चुनाव हुए, चुनाव होने के पश्चात जब मंडल के चुनाव हुए तो बीरूलाल जी किलोरिया जो मेरे से काफ़ी वरिष्ठ, काफ़ी सीनियर हुआ करते थे, उनके सामने मेरे को चुनाव लड़ने का मौका मिला और मैं विजयी हुआ। और बड़े दोस्ताना अंदाज में चुनाव में बीरू दादा के पास गया, मैं दादा मैं छोटा हूँ, मुझे आपका वोट चाहिए। तो बोले चल मैं तेरे को वोट दूंगा। मेरे साथ गए और मेरे को वोट दिया। मैंने कहा दादा मैं आपको देता हूँ। बोले नहीं, तेरा वोट तेरे को तुरको देना है। उन्होंने मेरा वोट खुद को दिलवाया, जबकि मैं चाहता था कि उनको दूँ। इस तरह से बड़ा अच्छे वातावरण में चुनाव संपन्न हुआ और भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल अध्यक्ष बना। तब से मैं लगातार सक्रिय राजनीति में काम करता चला आ रहा हूँ और कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। पार्टी संगठन ने जो जिस भूमिका में मेरे को रखा वो काम मैंने मेरी क्षमता से जितना मैं अच्छा उसको कर सकता था उतना अच्छा करके दिया। इस दौरान कुशाभाऊ जी ठाकरे हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे और जैसा मैंने बताया कि कॉलेज में हम निर्दलीय चुनाव लड़ते थे
और एबीपी के साथ शामिल होकर यूनिवर्सिटी चुनाव में जाते थे, तो वहाँ यूनिवर्सिटी के जो चुनाव हुए थे उसमें हमारा समझौता NSI से हुआ था और वहाँ फिर हम चुनाव जीते थे। अध्यक्ष हमारा बना था, सेक्रेटरी उनका बना था। तो कुछ लोगों ने मेरे जैसा होता है राजनीति में कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए थे कि मैं कांग्रेस से आ गया हूँ और जो मैंने मंडल बनाया है, जो वार्ड के अध्यक्ष बनाया, वो सब नए नए लोगों को बना दिया है। तो ऐसी शिकायत होने पर चूँकि कुशाभाऊ ठाकरे जी नीमच में बच्चे को जानते थे, प्रचारक के रूप में अपना उन्होंने जीवन पूरा बिताया है, तो वो भोपाल से आए और मेरे से कहा गया ओम प्रकाश जी पुरोहित द्वारा कि भाई तुम्हारे सारे वार्ड समिति के अध्यक्षों को बुलाना है, कुशाभाऊ ठाकरे बैठक लेंगे। उसमें 38 वार्ड हुआ करते थे, तो 38 वार्ड अध्यक्षों को बुलाया और कुशाभाऊ जी ठाकरे बैठक लेने बैठे और जितने भी नेता थे नीमच के और बाहर के, उन सबको उन्होंने कह दिया सब बाहर निकलेंगे, केवल मैं और जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी पुरोहित हम दो ही रहेंगे, बाकी सबको कमरे से बाहर कर दिया, दरवाज़ा लगा दिया। और एक एक वार्ड अध्यक्ष से उन्होंने खड़ा करके उनके पार्टी के बारे में जानकारी ली। जिस तरह से पार्टी के अध्यक्षों ने, वार्ड के अध्यक्षों ने जानकारी दी, कुशाभाऊ ठाकरे जी ने मेरे को मंच पर बुलाया, मेरी पीठ थपथपाई और मेरे से बोला बेटा इसी लाइन पर चलना, पार्टी लाइन को मत छोड़ना। जब किसी नदी में बहाव आता है तो कचरा कूड़ा करकट सब कुछ बहता है, लेकिन जो धारा के साथ चलता है वो आगे जाता है। जब बहाव आता है तो देखा बाढ़ आती है तो धीरे धीरे कचरा साइड में ठहरने लगता है और दोनों किनारे लग जाता है, लेकिन जो बहाव के साथ चलता है वही आगे चलता है। और उस मार्ग में मैं लगातार चल रहा हूँ और लगातार आज बढ़ता चला रहा हूँ। मैं अनेकों पदों पर रहकर आज जो मैं स्थापित हुआ प्रदेश कार्य समिति के स्वरूप में आज अभी हूँ। मैंने अनेकों पदों पर काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष रहा, जिला मीडिया प्रभारी रहा, जिला मीडिया प्रभारी रखने के बाद मैं जिले का महामंत्री रहा, लंबे समय तक महामंत्री रहा। फिर हमारे मंगल जी पटवा जो अकस्मात दुर्घटना में जिनका देहांत हो गया, उसके बाद लंबे समय तक मैंने कार्यवाही जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया और उसके बाद लगातार अभी प्रदेश कार्य समिति के रूप में काम कर रहा हूँ। अनेकों चुनाव में पार्टी ने मुझको भेजा है, चाहे वो बिहार हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, अभी गुजरात हो। लंबे समय तक मेरे को 2-2, 3-3 महीने में वहाँ रहा हूँ, पार्टी का काम करता रहा हूँ। इसके अलावा समय समय पार्टी ने अनेकों जगह के प्रभारी बनाकर भेजा। सदस्यता अभियान में रतलाम, उज्जैन का प्रभारी बना के भेजा था, संगठन के गठन में रतलाम भेजा था, फिर टीकमगढ़ का प्रभारी बनाकर भेजा था जिलाध्यक्ष के निर्वाचन में। तो अनेकों जगह मैं गया हूँ। अभी भी मेरे को आकांक्षी विधानसभा करके घटिया विधानसभा दी है, उसका भी मेरे पास प्रभार है। महीने में 5 दिन वहाँ रहता हूँ, वहाँ पे पार्टी का काम भी कर रहा हूँ। यहाँ पे मुझे भी ज़िले में भी काम दिया हुआ है। आजीवन सहयोग जो निधि थी उसका मैं पिछले वर्ष में प्रभारी था और अभी भी जो मन की बात का कार्यक्रम है उसके ज़िले के प्रभारी के रूप में भी काम कर रहा हूँ और प्रदेश कार्य समिति का वर्तमान में भी सदस्य हूँ। तो पार्टी ने मुझे अनेकों पदों से नवाजा है और भारतीय जनता पार्टी की वजह से मुझे जो मान सम्मान मिलता है, मैं लाखों करोड़ रुपए भी खर्च कर दूँ तो इतना मान सम्मान मुझे नहीं मिल पाता। बबलू भाई, अगर बात करें तो पारिवारिक पृष्ठभूमि किस तरीके से रही, कितने परिवार मेंबर है, भाई बहन कितने रहे और कैसे जो आपको शिक्षा करने क्या चुनौती परिवार के सामने रही, उस चुनौती को आपने देखा, परिवार की उस चुनौती को भी? देखिए, हमारे पिताजी 5 भाई और 1 बहन थे और हम लोग 8 भाई और 4 बहनें और सारे भाई एक साथ एकजुट रहते हैं। एक ही चूल्हे पे आज भी हमारा खाना बनता है। एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार में सभी भाइयों की अपनी अपनी जवाबदारियां हैं, सभी अपनी अपनी जवाबदारियों को निर्वाह करते हैं। मैं चूँकि राजनीति में हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं भी परिवार के जो मेरे जिम्मेदारी में काम है वो सारी पूरी प्रामाणिकता के साथ और जवाबदारी के साथ उन कामों को निभाता हूँ। ये बात जरूर है कि बड़ा परिवार होने का फ़ायदा बहुत मिलता है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि कभी किसी भाई को बोल देता हूँ, किसी कारण से नहीं पता तो वो भाई फिर कर देते हैं और सारे भाई मेरे को खुल के मदद करते हैं। किसी भी तरह की कोई दिक्कत मेरे को नहीं आने देते हैं। वो जानते हैं राजनीति में काम कर रहा है, पर कोई भाई मेरे नाम का कोई दुरुपयोग कर ले, ये बिल्कुल संभव नहीं है। किसी भी परिवार सदस्य को ये छूट नहीं है कि कहीं भी मेरे नाम का कोई दुरुपयोग कर ले या उपयोग कर ले। सब अपने उस पर और अपने हिसाब से सब काम करते हैं। क्योंकि पुरानी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है, वकालती का पेशा हमारे पीढ़ियों से चला रहा है, 5वीं 6वीं पीढ़ी है वकालत के पेशे में, तो कानून रूप से भी लगभग सब समझते हैं। आज भी बड़े भैया अजय भी अब वकालत करते थे, अभी उन्होंने छोड़ दी है, तो लगातार चलता है। और किस्मत की बात कहूँ कि मुझे जो मेरा ससुराल मिला तो उसमें भी वकालत के पेशे में 2 साल मेरे वकील हैं, 2 साल मेरे भी जज हो गए। एक तो एडीजे है और एक अभी सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार के रूप में काम कर रहा है। तो मेरे को सबका सहयोग मिलता है, परिवार में भी सबका सहयोग मिलता है।
कई चुनौतियां भी सामने आती हैं तो उनका डटकर मुकाबला करते हैं। और पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेरे को बहुत स्नेह और प्यार मिलता है। जहाँ जाता हूँ, कहीं भी, आज मैं किसी भी गांव में चला जाऊँ तो लोग दौड़ के आते हैं, पलक पावड़े बिठाकर स्वागत करते हैं, अपने अपने घरों पर ले जाते हैं, ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ कर ले जाते हैं, कोई चाय पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है। तो इतना मान सम्मान कार्यकर्ताओं से मिलता है जिसकी मैं आपको किन शब्दों में बताऊँ, बता नहीं सकता। बबलू अगर बात करें तो इतना बड़ा परिवार है, कभी राजनीति की घटनाक्रम को लेकर परिवार के सामने बात हुई, ऐसी कोई चर्चा जो आपके आज भी याद रहती है परिवार के साथ साझा? हाँ, ये बिल्कुल सही, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब राजनीतिक शुरुआत हुई और परिवार के साथ तुरंत हमारे पिताजी ने बैठक बुलाई, क्योंकि हमारे परिवार का एक नीमच में एक स्थान है और राजनीति में बदनाम लोग भी होते हैं। तो परिवार के सब सदस्य और ताऊ जी और पापा के जितने भाई हैं वो सब साथ में बैठे थे और उन्हें एक साथ बिठाकर ये कहा था कि बेटा तेने राजनीतिक फील्ड चुना, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजनीति में साफ सुथरा रहना, जीवन में कभी भ्रष्टाचार या कोई गलत लाइन मत चुनना। और गलत लाइन अगर चुन ले और तेरे को अच्छा लगे कि मेरे को इस लाइन पे चलना है और तेने पैसे कमाने का जरिया राजनीति को बना लिया और उस लाइन में अगर तू चला गया तो एक बात करना कि उस दिन तू मैं अपना सामान उठाकर अलग हो जाना, इस परिवार में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। और वही एक सीख थी, एक तो वो परिवार की सीख और एक कुशाभाऊ ठाकरे जी की सीख, जिसको लेकर मैं उस दिशा में चल रहा हूँ। और भगवान की कृपा है, सब कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद है और बुजुर्गों का आशीर्वाद है कि मैं आज तक किसी लालच में, लोभ में नहीं आया हूँ। और भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मुझे इतनी शक्ति और क्षमता देना कि पार्टी की जो रीति नीति हैं, जो सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों पर चलूँ, कभी दाएं बाएं नहीं झाँकूँ और नाक की सीध में तेज़ी से चलता चला जाऊँ। राजनीति को लेकर कभी मन में परिवार मनमुटाव के दृश्य बने हो, कभी ऐसी बात स्थिति बनी हो? इतना बड़ा परिवार तो कभी कहा जाता है कि परिवार बड़ा है तो बर्तन तो बसते हैं, तो ऐसी कुछ वाक्य आपके? नहीं, ऐसा मौका अभी तक तो कभी नहीं आया। इतना ज़रूर होता है कि जब परिवार एक साथ इकट्ठा होता है तो मेरे से अपेक्षा करते हैं कि मैं भी वहाँ समय पर पहुँचूँ। और अक्सर मेरे साथ ये होता है कि कोई कार्यक्रम आ जाता है, मैं दाएं बाएं हो जाता हूँ, तो उस बात पे ज़रूर सब नाराज़ होते हैं। और फिर हम सब भाइयों ने तय किया था कि हर शनिवार के दिन सारे भाई एक साथ बैठेंगे और शाम का खाना एक साथ खाएंगे। तो उसमें कभी एक आध बार विघ्न आता है, ज़्यादातर वो शनिवार को हम सब लोग भाई लोग साथ में बैठते हैं, सारा परिवार एक साथ बैठता है, तो उसमें दिक्कत नहीं आती। एक ज़रूर मैंने तय किया था मैं कि शनिवार की शाम को 4 बजे मैं परिवार के जितने मेरे भतीजे बच्चे हैं उन सबको गाड़ी में बिठाकर घुमाने ले जाया करता था, शहर में घुमाता था, उनको जो खाना खिलाता था, जो खरीदना हो खरीदारी करवाता था। वो ज़रूर मेरा काम बन गया। तो बच्चे अभी थोड़े से मेरे से नाराज़ हैं कि चाचा ताऊ जी आपने काम बंद कर दिया, इसको पुनः चालू करो। तो मैं अति शीघ्र वापस उसको भी चालू करूँगा। बाकी और कभी ऐसी कोई बड़ी नाराज़गी नहीं सामने आई। वो भी परिस्थितियाँ समझते हैं सब लोग, लेकिन अपेक्षा तो सबकी रहती है और फिर बाद में समझ भी जाते हैं कि कोई काम ज़रूरी था, जाना ज़रूरी था, इसलिए वजह। रिश्तेदारों में भी थोड़ी सी इस बात को रहता है कि वो हर जगह हर कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाता। कोशिश में करता हूँ कि हर जगह पहुँचूँ, लेकिन कभी कोई मजबूरी। अब जैसे मैं 3.5 महीने गुजरात चला गया, 1 महीने हरियाणा चला गया, उसमें जो बीच में कोई मांगलिक कार्य कहीं परिवार में कुछ हुआ उसमें नहीं आ पाया, तो उसकी थोड़ी सी समय के लिए नाराज़गी रहती है, लेकिन फिर वो सब समझते हैं और अपना स्नेह और प्यार उतना ही बरकरार रखते हैं जितना आज पहले था और आज है। बबलू भैया, पटवा परिवार से किस तरह के रिश्ते आपके रहे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छा प्रश्न किया। जैसे मैंने बताया कि पटवा जी के, संपत लाल जी पटवा के सानिध्य में मैं काम करता था और उस परिवार से जुड़ते जुड़ते मानी इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को खड़े करने वाले सम्मानित सुंदरलाल जी पटवा के संपर्क में आया और सुंदरलाल जी पटवा से भी खूब सीखने को मिला। वो जब बैठा करते थे, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदरलाल जी पटवा, लखीराम जी अग्रवाल, कैलाश नारायण जी सारंग, और जब इनकी बातचीत हुआ करती थी तो सुनकर, उसको देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। पार्टी में कैसे काम करना, कैसी जीवटता से उन लोगों ने जीवन जिया, कैसे वो काम करते थे, वो सब उनसे सीखने को मिला। और देख के वो जो आपस में चर्चा करते थे और एक दूसरे को किस्से सुनाते थे, उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अब नए थे, एक बार जोश में आके पटवा जी के पास चला गया मैं।
मैंने पटवारी जी से कहा था मैं इतने समय से काम कर रहा हूँ, मेरे को भी कहीं ना कोई पद चाहिए। तो वो हंसे और उन्होंने एक कहावत सुनाई, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आवे फल होत। फिर उन्होंने समझाया बड़े प्यार से कि बेटा हम बीज बोते हैं खेत में, हाँ, पानी पिलाते हैं, फिर उगता है, खाद बीज देते हैं, वो बड़ा होता है, फिर वो पकता है, फिर फसल काटते हैं, फिर उसको निकालते हैं, फिर फसल पक के आती। तो अभी तेरी शुरुआत है, अभी काम कर, समय आने पर सब अपने साथ हो जाएगा। वो सीख आज तक मैंने गांठ बांधी हुई है कि पार्टी जिस समय चाहेगी उस समय जहाँ बिठाना चाहेगी वहाँ बिठा देगी। आप तो अभी काम करे जाओ। उसको कहावत को ने पूरा समझाया कि माली पेड़ को सींचता है तो लिमिटेड पानी सींचता है, वो अगर 100 घड़े से सींच दे तो पेड़ बड़ा होकर तुरंत फल तो नहीं आ जाएगा। उसको जितना पानी चाहिए उतना पानी देगा, उतना खाद देगा, फल वो बड़ा होगा और समय आने पर उसमें ऑटोमेटिक फल लग जाएंगे। तो सीख जो सुंदरलाल पटवा जी की है, वो आज तक मेरे जीवन में काम कर रही है। मैंने आज तक किसी से कभी जाकर ये नहीं कहा पार्टी में मुझे यहाँ बना दो, मुझे को यहाँ बिठा दो, मुझको ये पद दे दो। उस लाइन पर चल रहा हूँ। मुझे पार्टी लगातार मान सम्मान देती चली आ रही है और मैं लगातार पार्टी का निरंतर काम करता आ रहा हूँ। सुंदरलाल जी पटवा का जो मेरे जीवन में स्थान है, वो स्थान कुशवाहा ठाकरे जी का, सुंदरलाल जी पटवा का, कैलाश नारायण जी सारंग का, इन लोगों का है। मैंने बहुत नज़दीक से अभी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह जी चौहान, उनको भी काम करते देखा है। जब माननीय सुंदरलाल जी पटवा मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो शिवराज सिंह जी चौहान एक दुबले पतले से थे और बड़ी संख्या में लोगों को साथ में लेकर उनकी समस्याओं का हल कराने मुख्यमंत्री निवास में आते थे। पटवा जी से मिलते थे, उनको बताते समस्याओं और समस्याओं का निदान कराते थे। तो उनसे भी मैंने बहुत प्रेरणा ली है। उस समय हम छोटे ही थे, तो उस समय फिर हमने भी उसी तर्ज पर वार्डों में जाकर काम किया, वार्डों में कार्यकर्ताओं को निकाला। उसमें निगरानी समितियाँ बनी थी, नगर पालिका के चुनाव नहीं हुए थे, तो निगरानी समितियों के माध्यम से उसी तरीके से हम लोगों को इकट्ठा करते, उनकी समस्या सुनते, वो पत्र लिखते, वो लेकर फिर नगर पालिका पहुँचते थे। उस निगरानी समिति में यशवंत बंसल जी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके माध्यम से जनताओं की समस्याओं का निराकरण कराते थे। वो सीख हमने माननीय शिवराज सिंह जी चौहान से ली थी। बबलू अगर बात करें जिस तरह आपने बताया पटवा जी का बताया, तो ऐसा कोई घटनाक्रम आपके सामने हो जब आपको पटवा जी की फटकार लगी हो या कुछ जैसे कि बात पर जो आपको चिल्लाए हो ऐसा कुछ कि ये गलत कर दिया बबलू ने? हाँ, ऐसा मौका भी आया था। यहाँ टाउन एंड कंट्री में भंवरलाल जी सर्जना अध्यक्ष हुआ करते थे और ट्रस्टी प्रेम सुख जी गोयल, अपने माणक भाई बंसल, अच्छा याद दिलाई, माणक भाई बंसल का भी मेरे बहुत आशीर्वाद था। वो परमानेंट कोषाध्यक्ष थे और उनके लिए कहा जाता था ना हिसाब न भाई, जो वो कह दें वो सही, और बिल्कुल आने पाई शुद्धि को हिसाब रखा करते थे माणक भाई बंसल। उनका भी बहुत स्नेह और प्यार मुझको मिला है। वो ट्रस्टी थे, तो यहाँ ज़मीनों का आवंटन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी, शिशु मंदिर, अनेकों संस्थाओं को ज़मीन दी थी, कुछ व्यक्तिगत प्लाट भी दिए थे। और जब माननीय पटवा जी को ये मालूम पड़ा, वो नीमच आए और ये PWD का डाक बांग्ला बनास रोड पर वहाँ आए और सबसे पहले मुझे बुलवाया, मुझसे पूछा किस किस को प्लाट दिए, तेरे को नॉलेज में है? सब कुछ तो पता है। मेरे को भी बुलाया था उस मीटिंग में और मेरे से कहा गया था कि दस्तखत कर रजिस्टर पे, तो मेरे से दस्तखत भी करवाए थे सबने। अब चूँकि सारे सीनियर थे और मैं छोटा था, तो मेरे से सारी जानकारी ली किस किस को प्लाट दिए, कौन कौन सी संस्था को आवंटन क्या क्या किया। फिर उसके बाद उन्होंने भंवरलाल जी सरदेवा सब ट्रस्टियों को बुलवाया। तो चूँकि वो बड़े लोग थे, मैं उठकर बाहर जाने लग गया तो एकदम चिल्लाए, बैठ यहाँ पे, कहाँ जा रहा है, सामने बैठ। फिर उन लोगों से बोला, क्यों, क्या समझते हो तुम अपने आप को? तुम्हें शर्म नहीं आती? संस्थाओं को जमीन दी वो समझ में आती है, व्यक्तिगत प्लाट क्यों दिए? तुम्हारे बाप की जमीन है, तुम्हारे घर की जमीन है, तुम चाहोगे जो कर लोगे। क्यों मंडल अध्यक्ष, तेरे समझ में नहीं आई? चुप हो गया और मेरी आंखों में तराई भर आई, क्योंकि छोटा था। रोता क्यों है? डरने की जरूरत नहीं है, सब बड़े बड़े तेरे को डांट के करवाए दस्तखत, कोई जरूरत नहीं इनसे डरने की। आज के बाद कोई भी ऐसा काम हो
सीधा मेरे से फ़ोन लगा के बात करना, इनसे डरने की जरूरत नहीं, साफ मुंह पे मना कर देना। उस दिन भी मेरे को बहुत संभल लगा, शुरू में तो बुरा लगा, लेकिन वो जो उन्होंने जिस तरह से उनको डांट फटकार लगाई मेरे सामने, वो मेरे लिए जीवन में एक कहूँगा कि अनमोल सीख मेरे जीवन की है। हो सकता मैं कभी कहीं ना कहीं पथभ्रष्ट होता, लेकिन जब भी कोई ऐसा मौका आता है मेरे जहन में वही बात आज तक दोहराती है कि कभी गलत काम मत करना, कभी गलत लाइन पर मत जाना। भारतीय जनता पार्टी अपनी माँ है, इस पार्टी की वजह से अपनी इज्जत है, और अगर अपन को गलत काम करेंगे तो इस पार्टी पर आँच आएगी, और जिसको माँ कहा उस पर आँच आ जाए, ये बेटा कभी, जो अगर बेटा है वो कभी इस बात को सहन नहीं करता, और वो ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे पार्टी पर आँच आए। तो ये सीखे जो इन लोगों से मिली, इन पुरौदाओं से मिली है, वो आज भी मेरे जीवन में मेरा मार्गदर्शन कर रही है। वो भी अगर बात करें तो विधायक परिहार से कैसे आपके रिश्ते रहे, किस तरीके से? विधायक परिहार से मेरे बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैंने उनके चुनाव का संचालन किया है, उनके लिए पार्टी का काम किया है, उनके लिए दौड़ा हूँ। जब जब उन्होंने मेरे को बुलाया, उन्होंने भी कोई व्यक्तिगत काम दिया है, पार्टी का कोई काम दिया है, तो मैंने पूरी जीवटता के साथ किया है। वो जब पार्टी के जिला अध्यक्ष थे तो मैं उनके साथ पार्टी का जिले का महामंत्री भी रहा हूँ, और मैंने उनके साथ जिला मीडिया प्रभारी के रूप में भी काम किया है। उनका किस तरीके से दिनचर्या देखी विधायक जी, किस तरीके से आपने उनका कार्यकाल देखा, किस तरीके से रहे? जिला अध्यक्ष के रूप में जब उनके साथ काम किया है तो वो बुलाकर बता दिया करते थे, यार मैं तो देख लेना, ये सब ये काम करना है। चूँकि उनके पास दोहरा दायित्व था, विधायक भी थे और जिला अध्यक्ष भी थे, तो एक तरह से पार्टी काम लगभग मेरे ऊपर छोड़ दिया था। मेरे को बता देते थे कि कार्यक्रम आए, कार्यक्रम करना है, या बैठक करनी है, बैठक लेनी है, तो बैठका लेना, कार्यक्रम करना, कहीं प्रभारी नियुक्त करना, तो मैं सूची बनाकर उनके पास जाया करता था। कोई पन्ना बदलना होता बदल दिया करते थे, लेकिन पूरा भरोसे के साथ और पार्टी संगठन का वो काम करते थे, मेरे को काम दिया करते थे, और बिल्कुल जीवटता के साथ उनके साथ काम किया करता था। कभी कोई छुटपुट हमारे में भी खिंचातानी होती थी, मैं कहता था नहीं वैसे ये ठीक रहेगा, बोले नहीं ये ठीक रहेगा, और अंत तो गत्वा अगर सही होता तो वो भी मेरी बात मान लेते, तो मैं भी उनकी बात मान लिया करता था, और बढ़िया संगठन का काम चलता रहा। कभी ऐसा दिन आया कभी कि विधायक परिहार और आपके बीच में बोलचाल 4-5 दिन के लिए बंद हो गई, या कभी ऐसा कोई घटनाक्रम को लेकर नहीं, वापस मिल लिए? ऐसा तो कभी किसी भी कार्यकर्ता के साथ नहीं हुआ, और मैं कार्यकर्ता से लड़ झगड़ भी लेता हूँ तो वापस 2 मिनट बाद उससे फिर वापस बात कर लेता हूँ। मेरा गुस्सा यदि होता है तो पार्टी के काम को ही लेता था, व्यक्तिगत किसी से कोई कभी गुस्सा नहीं होता है, और कार्यकर्ता भी मेरी बात को समझता है कि नहीं ये ठीक है। ऐसा एक वाकया हमारे प्रभारी मंत्री पारस जी जैन के साथ जरूर हुआ था, क्योंकि मैं पेट्रोल पंप का व्यवसाय करता हूँ, और एक अधिकारी मेरे पंप पर आया था। तो मेरे यहाँ पंप पे जब भी कोई अधिकारी या कोई चेकिंग वाला आता है तो बेझिझक उसे हम चाबियाँ सौंप देते हैं कि तेरे को जो करना हो चेक कर ले, और वो गलत हो तो पंचनामा बना दे जो तेरे को करने। तो मैं पंप पे नहीं था, मेरा छोटा भाई वहाँ था। अब अधिकारी का नाम लूँगा तो ठीक नहीं लगेगा। उस अधिकारी ने आके बैठा, उसने चाबी दी, कोई चेक करना है? कि बोले नहीं चेक वेक नहीं करना, आपका तो काम सही है। तो बोले क्या आदेश है आपका, क्या चाहते हैं? बोले यार ये बहुत कुछ हो गया है, अब यार इससे नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ हमारा तुम्हें भला करना पड़ेगा। तो उसने बोला भले से मतलब क्या है? बोला यार इतना समय पंप लगे हो गया, हमें कुछ यहाँ से आज तक नहीं मिला। तो भाई ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस पंप से तो कुछ कभी किसको दिया ही नहीं जाता है। जब हम बेईमानी करते नहीं, हमें बेईमानी करना नहीं, तो किस बात के पैसे दे? और हम तो वैसे भी पैसे नहीं देते हैं किसी को, नाम किसी पैसे से लेते हैं, नाम देते हैं। उसका फ़ोन मेरे पास आया। किस्मत की बात थी कि उसी दिन हमारे प्रभारी मंत्री पारस जी जैन, उनका डिपार्टमेंट भी वही था, और भाजपा कार्यालय में थे, और सब पार्षदों से और सब कार्यकर्ताओं से उनके समस्याओं का सुनवाई कर रहे थे। तो मैं भी खड़ा था, मेरा नंबर आया तो मुझसे बोले हाँ बोलो महामंत्री जी क्या समस्या है। तो मैंने शुरुआत करी कि भाई साहब आपका एक अधिकारी आज मेरे पंप पर आया, इतना सुनना था उनका कि एकदम से वो गुस्से में आ गए। बोले अधिकारी तो पंप पे आएगा, 4 बार चेक करेगा, तुम कैसे रोक सकते हो? और गुस्से में खूब चिल्ला के बोलने लग गए। थोड़ी बाद मेरे को भी तेज आया। मैंने भाई साहब मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए आप। बोले क्या बात सुनो कि अधिकारी तुम्हारे चेक करने नहीं आएगा? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कोई भी गलत काम करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। भाई साहब मैं भी यही चाहता हूँ, एकदम जोर से बोला। तो उनको लगा कुछ बात हो रही, तो फिर रुके, क्या हाँ बोल। मैंने कहा मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि कोई अधिकारी आए और चेक करे, वो जाए चेक करे। आप अभी यहाँ मैं बैठा हूँ, अभी जाके चेक करा लीजिए पंप,
मेरे पंप पे कोई बेईमानी हो, कोई गलत काम हो रहा हो, तुरंत पंचनामा बनाओ, पंप बंद करना पंप बंद करो, सील करना सील करो। लेकिन कोई अधिकारी मेरे आकर ये कहे कि तुम्हारे यहाँ से अब मेरे को बंदी देनी पड़ेगी, तो फिर आप बताइए मेरे को क्या करना है। तो फिर उनको लगा कि मैं गलत बोल गया, एकदम से मैंने पूरी बात नहीं सुनी, तो उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा, तो शांत होकर आराम से बात कर, मैं तेरी बात समझ गया। तो ऐसे ज़रूर मेरी उनसे एक बार नोकझोंक हुई। फिर बाद में उस अधिकारी का जो इलाज करना था वो इलाज भी हुआ, उसने आके माफ़ी भी मांगी, और पारस जी मेरे को डाक बंगले में लेकर आए, कंधे पे हाथ रखा, बोले यार सब लोगों से बात सुन ली थी, तुम्हें बहुत ज़्यादा सुनवाई हो गई थी, थोड़ा आकर मंत्री हैं प्रेशर तो बन ही जाता है, मैं इस प्रेशर में तेरे से बोल गया, कोई बात नहीं, मैं तेरे से सॉरी बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा नहीं भाई, तो सॉरी बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं इस चीज़ को समझता हूँ, ऐसा होता है और कोई ऐसा बात नहीं है। फिर वापस वो मधुर संबंध। आपका जब विधानसभा की दौड़ में नाम आया तो किस तरह के जो है आपको महसूस हुआ कि अब अपनों को भी विधानसभा में जो है चुनाव लड़ना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन है और उस लाइन पे, जैसे मैंने बताया, उस लाइन पे हम चल रहे हैं। पार्टी हर कार्यकर्ता के बारे में विचार करती है और हर कार्यकर्ता के बारे में सोचती है कि कौन कार्यकर्ता किस स्थान पर किस काम के लिए फिट है। मेरी भूमिका पार्टी को कहाँ ज़्यादा ठीक लगती है कि मैं कौन सा काम ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, उस जगह पार्टी मेरे को ले जाके बिठा देगी। मेरे को पार्टी से कहने की आवश्यकता नहीं कि मैं विधानसभा में उम्मीदवार हूँ, कि लोकसभा में उम्मीदवार हूँ, कि नगरपालिका में उम्मीदवार हूँ, कि पार्षद का उम्मीदवार हूँ। पार्टी को जो उचित लगेगा पार्टी उस जगह मेरे को बिठा देगी, और पार्टी के आदेश का आज तक मैंने पालन किया है। कभी मैंने ये नहीं कहा कि नहीं साहब मैं ये काम नहीं करूँगा। मेरे को जो भूमिका दी, जिस भूमिका में रखा, उस भूमिका में काम करता हूँ। और पार्टी कार्यकर्ता की कैपेसिटी पहचानती है कि कौन सा काम ये बखूबी कर सकता है, उस दिशा में पार्टी आगे बढ़ाती है। इसीलिए आप देखो, भारतीय जनता पार्टी नीचे नहीं आ रही, सीधी अप कर रही है, इसलिए तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही है, क्योंकि कार्यकर्ता की कैपेसिटी देखती है, उसकी रुचि देखती है, उसके काम करने का तरीका देखती है, और ये देखती है कि किस दिशा में अच्छा काम कर सकता है। तो जिस दिशा में अच्छा काम कर सकता है उस दिशा में कार्यकर्ता बढ़ाती है। विधानसभा चुनाव आते हैं और आपका नाम जो है प्रदेश तक पहुँचता है और टॉप 3 में तक आपका नाम शामिल रहता है, लेकिन जब डिक्लेयर होता है उस वक्त नाम गायब हो जाता है, क्या कहते हैं आप? देखो, ये पार्टी, मैंने फिर बताया, पार्टी जिस भूमिका में रखे, जाई विधि राखे ताम ताई विधि रही है। पार्टी ने जो भूमिका तय करी, पार्टी को लगेगा जिस दिन कि नहीं महेंद्र भटनागर अच्छा उम्मीदवार है, उसको लड़ाना चाहिए, ये अच्छी भूमिका आएगा, उस दिन पार्टी चुनाव लड़ा देगी। भाई इतने कार्यकर्ता हैं, हम चुनिंदा कार्यकर्ता को क्यों गुजरात भेजा, हम चुनिंदा कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा, हम चुनिंदा कार्यकर्ताओं को क्यों हरियाणा भेजा, क्यों राजस्थान भेजा, क्यों अभी मेरे को विधानसभा दी? कार्यकर्ता तो होते ना भाई। विधायक तो एक चुनाव लड़ेगा, दो तो हो नहीं सकते। नगर पालिका तो भी एक चुनाव लड़ेगा। पार्षद जैसे 40 सीटें 40 ही लड़ेंगे, एक वार्ड में 4 और 5 6 उम्मीदवार हैं। ऐसी विधानसभा में, ऐसी लोकसभा में तो नाम तो किसी एक का तय होगा ना। पार्टी बिल्कुल विचार करती है, सोचती है कि किसकी भूमिका अच्छी होगी, और फिर ये भी देखती है कि अच्छी तरह से काम कर पाएगा, जीतने की क्षमता है इसकी, काम करने की क्षमता है इसकी। फिर 3-4 जो नाम आते हैं उनमें जो सर्वश्रेष्ठ था उसको टिकट दे देती है। अभी आप क्या सोचते हैं, नीमच में कितने वोट है? विधायक वोट अलग है, पटवा वोट अलग है, जिलाध्यक्ष वोट अलग है। देखो, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि गुटबाजी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कितने ही खम्भों में बटाओ, जैसे ही चुनाव आते हैं वो एकजुट हो जाता है और एक ताकत के साथ लड़ता है, और पार्टी संगठन का जो आदेश होता है उसको शिरोधार्य करके जीवटता के साथ, कड़ी मेहनत के साथ काम में लग जाता है। और इसके अनेकों उदाहरण हैं, अनेकों बार ऐसा सुनने में आएगा, अब की बार कुछ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बिखर जाएगी, सब अलग अलग टूट रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा, आप भी लंबे समय से देख रहे हैं कि जब भी चुनाव आते हैं, जब भी कोई कार्यक्रम आता है, सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर एक साथ काम में लग जाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की भूमिका ही तय करती है कि वो किस दिशा में काम करें, कैसे काम करें। और सामूहिक नेतृत्व, सामूहिक निर्णय, ऐसे जो पार्टी की रीति नीति और सिद्धांत हैं, उनके दम पे पार्टियाँ चलें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक विशेष कार्य पद्धति है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको पूरी बात खत्म करूंगा कि जिस तरह से एक पेड़ होता है,
पेड़ के जड़ मूल में जड़ें होती हैं, वो हमारे कार्यकर्ता हैं। वो कार्यकर्ता जितनी गहराई तक जाते हैं, पेड़ उतना ही बड़ा होता चला जाता है और उतना मजबूती के साथ पकड़ कर खड़ा होता है। तना हमारा संगठन के रूप में काम करता है, ये हमारे मोर्चे प्रकोष्ठों के रूप में काम करते हैं। जितनी जड़ें गहराई पे जाती हैं, जितने पोषक तत्व मतलब जितनी योजनाएं नीचे जाती हैं, जितनी कार्यकर्ता नीचे तक जाता है, लोगों से मिलता है, कार्यकर्ताओं से मिलता है, जितनी गहराई तक वो पहुंचता है, तने में उतना मजबूती से पोषक तत्व आता है, वो डालियों में जाता है, मोर्चे वो प्रकोष्ठ हमारे उतनी ताकत से काम करते हैं। उसका परिणाम होता है कि सुंदर फल और फूल आते हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि होते हैं। हम पार्षद कहें, हम नगर पालिका अध्यक्ष कहें, हम जिला पंचायत सदस्य कहें, जिला पंचायत अध्यक्ष कहें, जनपद अध्यक्ष कहें, विधायक कहें और सांसद कहें, वो सुंदर फल के फूल के रूप में पेड़ पर आते हैं और 5 साल होता है, वो फल पककर कहाँ गिरता है? वापस जड़ में गिरता है, वापस वो मूल में जड़ मूल में कार्यकर्ता बन जाता है, फिर वापस वो उसी रूप में आता है, फिर 5 साल बाद फिर फल लगता है। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। चाहे कितने ही बड़े पद तक कोई पहुंच जाए, लेकिन 5 साल बाद वापस आकर जड़ मूल में मिल जाता है, कार्यकर्ता के रूप में काम करने लगता है। इसीलिए पार्टी तेज़ी से आगे बढ़ती चली जा रही है और हम ही मूल रूप से उसी में काम कर रहे हैं। हम जड़ मूल में स्थापित हैं। हम भी जिस दिन हमारा नंबर आएगा उस दिन फल के रूप में पक्के जनप्रतिनिधि बन जाएंगे, 5 साल बाद वापस जड़ में आ जाएंगे। ये हमारी कार्य पद्धति है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी तेज़ी से फल फूल रही है और आगे बढ़ रही है। राकेश जैन पप्पू, महेंद्र भटनागर, पवन पाटीदार, ये 3 नाम जो है अभी उभरते हुए तेजी से नाम है और विधायक परिवार का एक गुट अलग रह चुका है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। हो सकता है मैं अपने आप को अलग समझूं, पवन अपने आप को अलग समझे, पप्पू अपने आप को अलग समझे, दिलीप जी अपने आप को अलग समझे, लेकिन सब एकजुट है, एक साथ चुनाव लड़ेंगे। अभी नगर पालिका चुनाव आपने देखा कि नहीं देखा? सब एक साथ लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? इसके पहले विधायक के जब चुनाव थे, लोकसभा के जब चुनाव थे, सब एक साथ थे कि नहीं थे? जो होता है वो दिखता नहीं है और दिखता है वो होता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में हमेशा यही होता है, सब अलग अलग बिखरे हुए दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब एकजुट एक माला में गुथे हुए मोती की तरह हैं और पूरी ताकत से एकजुट होकर चुनाव का मुकाबला करते हैं। तो ये थे आज हमारे नेताजी और खास कार्यक्रम में बबलू भैया, महेंद्र भटनागर, जिनको प्यार से नाम से बबलू भैया जाना जाता है। उनके राजनीतिक सफर को लेकर हमने बात करी, किस तरीके से उनको जो है राजनीति में एंट्री हुई थी, किस तरीके से पारिवारिक बैकग्राउंड रहा, किस तरीके से शिक्षा ग्रहण करी, इसे लेकर उन्होंने बारीकी से आपको और हमको बताया। इस तरह का अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।